तो प्राइम मूवर के द्वारा हमने एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन दिया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब फॉरवर्ड फ्लक्स के डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब इधर हमने रोटेशन दे दिया तो ठीक है, ठीक है। तो रोटेशन देने से क्या होगा, रोटर इधर घूमना चालू हो गया, ठीक है। रोटर जब इधर घूमना चालू हो गया तो टॉर्क कैसे कैसे बदलेगा ये अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ ये सब फ्लक्स देख के तो ये पता चली गया कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ठीक है। स्लिप का वैल्यू NS माइनस NR अपॉन NS। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग स्लिप का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो अगर फॉरवर्ड फ्लक्स के कारण रोटर घूमता है तो NS की जगह NS फॉरवर्ड हो जाएगा, NR तो सेम रहेगा, ये NS फॉरवर्ड, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ये कट जाएगा NR अपॉन NSF, ठीक है। ये माइनस का साइन क्यों लगा, क्योंकि स्लिप का जनरल फॉर्मूला ये जो होता है ये कब होता है, जब रोटर और मतलब NR और NS सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब दूसरा इंस्टेंट बैकवर्ड फ्लक्स, ठीक है। बैकवर्ड फ्लक्स क्या था, बैकवर्ड फ्लक्स तुम्हारा इस डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। और रोटर को रोटेशन हम लोग किस डायरेक्शन में दिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे कि रोटर तो इसी डायरेक्शन में घूम रहा है जिस डायरेक्शन में तुम्हारा यहाँ पहले केस में घूम रहा था, लेकिन इस रोटेशन से घूमने के कारण इस फ्लक्स के कारण स्लिप का वैल्यू क्या आ रहा है, मतलब तुम समझ रहे हो। मतलब क्या कि साइंटिस्ट ने बोला कि एक ठो फ्लक्स है जो कि इस डायरेक्शन में घूम रहा है, दूसरा फ्लक्स है जो कि इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। तो और रोटर जो है इस डायरेक्शन में घूम रहा है विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। तो इस डायरेक्शन में जब घूम रहा है तो लाल वाला के रेस्पेक्ट में स्लिप का वैल्यू क्या है, और ब्लू वाला के वैल्यू में ब्लू वाला के रिस्पेक्ट में स्लिप का वैल्यू क्या है। स्लिप का मतलब क्या होता है, स्लिप का मतलब होता है पिछड़ जाना, ठीक है। मतलब NS कुछ स्पीड से घूमेगा और रोटर कुछ स्पीड से घूमेगा। मान लो NS 1500 RPM पे घूम रहा है और रोटर 1400 RPM पे घूम रहा है, मतलब 100 RPM का स्लिप रोटर में आ गया। मतलब 100 RPM का स्लिप इनफाइनाइट टाइम्स के लिए बना, मतलब अनंत समय तक बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण, ठीक है। कहने का मतलब रोटर का जो फ्लक्स है वो 100 RPM पे रन कर रहा है और रोटर का फ्लक्स मिलके मैग्नेटिक लॉकिंग किए हुए, रोटर का फ्लक्स भी सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। यही होता है जनरल वर्किंग, ठीक है। तो फिर से समझ लो, रोटर जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में घूमने के कारण लाल वाला फ्लक्स के कारण स्लिप का क्या वैल्यू बन रहा है वो हमने ये निकाला, दैट इज़ दिस। और रोटर उसी डायरेक्शन में घूम रहा है तो इस वाला फ्लक्स के रिस्पेक्ट में स्लिप का क्या वैल्यू बन रहा है वो। तो स्लिप क्या होता है, स्लिप होता है डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ देखो ये वाला जो फ्लक्स है ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है और रोटर अपोजिट। जब अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है कोई चीज़ तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखो NSB माइनस NR, NSB क्या है तुम्हारा ये वाला फ्लक्स, इसके रेस्पेक्ट में NR तो अपोजिट घूम रहा है ना। दूसरी बात NR जो होता है छोटा होता है NS से हर रेस्पेक्ट में, NS का स्पीड बड़ा होता है, NR का स्पीड छोटा होता है, इसीलिए NR को माइनस साइन के साथ दिखाएं। मतलब देखो हम रोटर को इस डायरेक्शन में घुमाए हैं लेकिन इसके रेस्पेक्ट में स्लिप निकालने के लिए हमने क्या मान लिया कि ये सही डायरेक्शन है और रोटर ही उल्टा घूम रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि NS बड़ा होता है। तो ये ऐसा सीन हो गया 1 प्लस NR अपॉन NS, ठीक है। ये NS क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ठीक है। नाउ बिकॉज NSF इज इक्वल टू NSB, ठीक है। इसको लिख ही लेते हैं कन्फ्यूजन को। ये देखो ये जो हो गया ये NSF हो गया और ये हो गया NSB, ठीक है। अब क्या था, हमने ये देखा था कि ये दोनों जो फ्लक्स है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये NS और NSF और NSB को एक ही लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब
अगर इसको हम एक ही लिखें तो ये क्या वैल्यू बनेगा, हाँ देखो ये दोनों फ्लक्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो कुछ ऐसा सीन बनेगा। अब चूंकि ये तो सेम ही है तो ये कट गया, ये 2 हो गया, तो एस बी इज इक्वल टू 2 माइनस एस एफ। कहने का मतलब क्या हुआ कि स्लिप ऑफ बी मतलब स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू 2 माइनस स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड फ्लक्स। मतलब तुम यहाँ पे समझे इस पे न्यूमेरिकल कैसे फ्रेम होगा कि रोटर का एक डायरेक्शन दे दिया, ठीक है, और रोटर का इस डायरेक्शन पे एन एस का वैल्यू तुमको पता है, तो तुमको ये पूछेगा कि बैकवर्ड फ्लक्स के रिस्पेक्ट में स्लिप क्या आ रहा है, ठीक है। तो फॉरवर्ड फ्लक्स के रिस्पेक्ट में स्लिप और बैकवर्ड फ्लक्स के रिस्पेक्ट में स्लिप एक ही डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के लिए अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड फ्लक्स रोटर के डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा है, बैकवर्ड फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन फ्रेम होता है IIT में, ठीक है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्लैरिटी? कि रोटर जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ऑब्वियसली उस डायरेक्शन में कोई ना कोई फ्लक्स रोटेट करेगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में स्लिप निकालना तो आसान है, दैट इज़ 120 F/P, जिससे NS निकल जाएगा और NR भी निकल जाएगा, स्लिप निकल जाएगा। लेकिन दूसरे वाले जो फ्लक्स है उसके रिस्पेक्ट में स्लिप क्या होगा, ये ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। तो वो तुम्हारा सिर्फ इसी फॉर्मूला से निकलेगा। पहले तुम उस वाले फ्लक्स के रिस्पेक्ट में स्लिप निकालो जो रोटर के डायरेक्शन में है, ठीक है। उसके बाद 2 माइनस ये कर दो, तुमको दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लिप मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 वर्कबुक का यही सेम चीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद आता है when rotation is given by external means then SF value starts to decrease I less than 1, ठीक है। अब देखो जब हम NR दे दिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखो मोटर जब रुका हुआ होता है उस समय NR इज इक्वल टू 0, NR इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब स्लिप का वैल्यू 1, ठीक है। अब जब इस डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट किया तो स्लिप का वैल्यू घटने लगा। मतलब तुम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो मेन ग्राफ था को दिखाते हैं, लेक्चर 22, इसमें देखो स्लिप का वैल्यू 1 है कब, जब मोटर रुका हुआ है। जब स्लिप का वैल्यू जब मोटरिंग मोड आता है, मोटर जब स्टार्ट हो जाता है तो धीरे धीरे टॉर्क बढ़ता है और स्लिप का वैल्यू घटता है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है। जब तुम्हारा मोटर स्टार्ट हो गया मतलब NR एक्सटर्नल रोटेशन हमने दिया, तब क्या हुआ, स्लिप का वैल्यू घटने लगा, ठीक है। ठीक है। और तुम्हारा स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू बी में क्या चेंज आएगा कि बी का स्लिप बढ़ने लगेगा। एक से बढ़ना कहने का मतलब क्या, ब्रेकिंग जोन। देखा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड फ्लक्स के चलते फॉरवर्ड फ्लक्स जो है वो मोटरिंग मोड करा रहा है किसको, रोटर को, जबकि जो बैकवर्ड फ्लक्स है वो काइंड ऑफ ब्रेकिंग अप्लाई कर रहा है रोटर पे। ये कैसे पता लगा, स्लिप का वैल्यू से, ठीक है। तुम यहाँ देख लो, रोटर रुका हुआ है, जब हम उसको प्राइम मूवर के द्वारा मूव कराने लगे तो फॉरवर्ड फ्लक्स तो सपोर्ट किया उस मूवमेंट को, ठीक है। स्लिप का वैल्यू घट रहा था उस समय, लेकिन जो बैकवर्ड फ्लक्स था वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। यहाँ देखो बैकवर्ड जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जबकि NR एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बैकवर्ड फ्लक्स के लिए स्लिप का वैल्यू बढ़ने लगा। किससे बढ़ने लगा, 1 से बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि मशीन रुका हुआ था तब स्लिप का वैल्यू 1 था, और 1 से जब बढ़ता है कोई चीज़ तो उसको क्या बोलते हैं, वो ब्रेकिंग जोन में चला जाता है, ठीक है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो इस चैप्टर में ना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, एक एक नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा, MCQ ही बनता है, ठीक है। तो इसमें समझ गए ना कि रोटर को जब किसी भी एक डायरेक्शन में रोटेट देंगे तो एक फ्लक्स उसको सपोर्ट करेगा, एक फ्लक्स मोटरिंग मोड में रहेगा, जबकि दूसरा फ्लक्स ब्रेकिंग जोन में रहेगा, ठीक है। जो मोटरिंग वाला है उसके लिए स्लिप का वैल्यू डाउन होगा, और जो अपोजिट वाला है दैट इज ब्रेकिंग अप्लाई कर रहा है उसके लिए स्लिप का वैल्यू इंक्रीज होगा फ्रॉम 1, ठीक है। ये जनरेटिंग वाला नहीं देखना, जनरेटिंग यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारा टॉर्क वाला जो ग्राफ इसका बनता है, टॉर्क ग्राफ बना है, अच्छा खैर टॉर्क ग्राफ जो होता है वो तुम्हारा यहाँ नहीं, स्टार्टिंग यहाँ से होता है, ठीक है। क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। तो प्राइम मूवर से जब तुम रोटेट कराओगे ना
तो मान के चलो यहाँ तक तुमने प्राइम मूवर को रोटेट करा दिया, तो अब देखो मशीन का जो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डाउन होने लगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब अब तुम प्राइम मूवर हटा दो, रोटर अपने आप रोटेट करते रहेगा अनंत समय तक, ठीक है। तो यही कुछ सीन रहता है। प्राइम मूवर से रोटेट स्टार्ट किए, जब तक इंक्रीजिंग टॉर्क था तब तक प्राइम मूवर लगाए रहे। एक बार टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स घटने लगा मशीन का, तो प्राइम मूवर को हटा दिए। और ऐसा कोई भी डायरेक्शन में दे सकते हो, समझे। कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉरवर्ड फ्लक्स में ही रोटर को रोटेट कराया जाए, बैकवर्ड में भी रोटेट करा दोगे तो भी वो स्टार्ट होगा, फिर घूमते घूमते अपना रेटेड तक चला जाएगा, ठीक है। ये तो टैन का ग्राफ बना है, ये सिंपल गूगल से देख के बना है। देखो टैन का जो ग्राफ है, टैन और टैन इनवर्स सेम होता है, ठीक है। अप्रोच क्या होता है कि टैन y इज इक्वल टू टैन एक्स में तुम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देते हो और एंगल निकालते हो, ठीक है। जबकि इंटरनेट पे जब इसका डायग्राम देखोगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि टैन इनवर्स जब हम देते हैं तो हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम कोई एंगल देते हैं, ठीक ना, 10 20 30 40 कोई एंगल देते हैं और उसके रेस्पेक्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और हमेशा से जो परमानेंट जो वैल्यू हमें फाइंड करना होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, समझे। तो इसीलिए ये तुम्हारा इन्वर्टेड दिखता है नेट पे, ठीक है। जबकि तो इसी को सीधा कर लोगे तो ग्राफ देखो सेम ही आता है, 90 पे इनफाइनाइट वैल्यू होता है, ठीक है, 90 पे इनफाइनाइट। यहाँ एंगल के बढ़ने से वैल्यू भी बढ़ रहा है, एंगल के बढ़ने से मतलब टैन और टैन इनवर्स सेम होता है, ठीक है। अब ये इसमें बीच में क्या मिस हुआ है, हाँ यहाँ देखो, यहाँ न्यूमेरिकल डेरिवेशन सर ने कुछ कराया था, दैट इज़ देख लेते हैं, पुराना कॉपी में है। ये पुराना कॉपी का नोट्स जो है ना काफ़ी इनकम्प्लीट सा है, थ्योरी कुछ है ही नहीं, इसीलिए उतना फ़ायदा है नहीं। अच्छा ये जो है ये दैट इज़ 38 के बाद से, इसमें बेसिकली सर ने क्या बताया है, ये न्यूमेरिकली सर ने प्रूफ किया है कि सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है। तो इसमें जो टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाला है, जो कि मैंने यहाँ बता दिया था, फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क, ठीक है, उसका टॉर्क सर ने डिराइव किया है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये क्या हो गया तुम्हारा R2/, अच्छा ये इलेक्ट्रिकल मॉडल्स है। इलेक्ट्रिकल मॉडल कहाँ बनाया है, ये देखो इलेक्ट्रिकल मॉडल होता है, ठीक है। ये देखो ये जो बीच में है ना, ये सब मैंने समझने के लिए लिखा था खुद से, तो ये सब तो सीक्वेंस में ही आता है। इलेक्ट्रिकल मॉडल तुम्हारा 1 फेज इंडक्शन मोटर का इलेक्ट्रिकल मॉडल कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये क्या है, ये स्टेटर का वैल्यूज है, दैट इज R1 + jX1, स्टेटर को जो वोल्टेज लगा है दिस वन। और यहाँ पे जो रोटर का इम्पीडेंस है, देखो एक्चुअली में वाइंडिंग एक ही होता है, ठीक ना। इस साइंटिस्ट के थ्योरी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट क्या बोलता है कि एक वाइंडिंग को 2 वाइंडिंग में स्प्लिट कर दो इंटरनली, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग स्टडी करो, समझे। तो यहाँ पे देखो एक ही रोटर का वाइंडिंग है, दिस वन एंड दिस वन, इसको स्प्लिट कर दिए हैं तो वैल्यू हाफ हो गया है। हाफ मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई, मतलब हाफ यहाँ पे आ गया, हाफ रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, इंडक्टेंस भी आधा आधा बढ़ गया, ठीक है। ये जो है ये तुम्हारा कोर है, स्टेटर का कोर, ठीक है, कोर लॉसेस, और कोर लॉसेस भी हाफ हाफ हो गए हैं, ठीक है, कोर लॉस हाफ हो गया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये इम्पीडेंस और ये इम्पीडेंस पैरेलल में बन रहा है, और जबकि ये दोनों पूरा सीरीज़ में बन रहा है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड इम्पीडेंस, इसको बोलेंगे बैकवर्ड इम्पीडेंस, ठीक है, या किसी एक को भी फॉरवर्ड बोल दो, साइन मतलब बेसिकली हाफ हाफ ही है, तो कुछ भी बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों आपस में दोनों इम्पीडेंस सीरीज़ में है, ठीक है। यहाँ पे R2-S, ठीक है, ये ध्यान रखना, R/S यहाँ पे भी होता है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। देखो जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है ना, सब में R/S है, मतलब रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्लिप, ठीक है। जो थेवेनिन मॉडल था वहाँ चूंकि इसका इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लिया था, तो वहाँ सिर्फ R आता है, बाकी सारा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में R/S आता है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है इसीलिए क्योंकि रोटर का जो इम्पीडेंस है ना, उसमें कितना करंट बहेगा ये डिपेंड करता है कितना लोड तुमने लगाया है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन में भी इसका जो वैल्यूज़ होता है वो स्टैंड स्टिल पे दे देता है,
और हमें मान लो कोई स्पेसिफिक स्लिप पे उसका नया इम्पीडेंस निकालना होता है। बेसिकली तुम देखो, जब तुम मोटर पे लोड बढ़ाते हो तो बेसिकली करंट ही तो करंट सप्लाई से ज़्यादा आता है, तो करंट जाता कहाँ है? वो करंट तो कॉइल में जाता है ना, कॉइल से फिर वो फ्लक्स एनर्जी मतलब एयर गैप पावर में बनता है, इसीलिए रोटर का वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, खैर ये सब बात की बात है। टॉर्क एक्सप्रेशन पे आते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने फॉरवर्ड ब्रांच का ले लिया। ठीक है, फॉरवर्ड में क्या था 0.5 R2/SF 0.5 X2। ठीक है, ये तुम्हारा E2F हो गया। E2F कहने का मतलब फॉरवर्ड का EMF, ठीक है, और फॉरवर्ड का एयर गैप पावर। ठीक है, तो यहाँ से करंट जब निकालोगे तो करंट कैसे निकलेगा? इसका इम्पीडेंस वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। ठीक है, वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। और ये देखो, ये जो है ये तुम्हारा इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस मतलब समझ रहे हो? इम्पीडेंस मतलब ये तुम्हारा फेजर्स में है। फेजर को एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? इसका मैग्नीट्यूड तुम्हें नहीं बनाया कि यहाँ पे कोई लिख देते हैं, करना बहुत चीज़ स्किप भी किया है हम लोग। ये देखो जेड, इसका इम्पीडेंस कैसे बनाओगे? ऐसे √A² + B² दैट इज R2-SF/2 का स्क्वायर प्लस X2-2 का स्क्वायर। एंगल में क्या लिखोगे? tan दिस बाई दिस, समझे? tan इम्पीडेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, दैट इज एनटी में पढ़े होंगे। ठीक है, एनटी में ये है X2/R2। ठीक है, SF भी आएगा। ठीक है, और 2 तो कट जाएगा। तो ये जो tan है ये डिनोमिनेटर में होगा यहाँ पे, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो बस माइनस साइन लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारा करंट का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ हमें समझना ये है, ये सब तो मैग्नीट्यूड है, इसको छोड़ दो, तुम बस इस वैल्यू को देखो। I = वोल्टेज इंटू दिस एंगल। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ ये जो करंट है इस वोल्टेज से माइनस साइन मतलब क्या होता है? पीछे है, मतलब इस वोल्टेज से लैग कर रहा है। और लैग एंगल का नाम, लैग एंगल कितना है? दैट इज tan इनवर्स। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स डिग्री होता है, मतलब ये तुम्हें एक वैल्यू देगा। ठीक है, तो उस वैल्यू को तुम कॉस में डालोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या पावर फैक्टर है। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू आएगा वो तो उससे ये करंट लैग कर रहा है। ठीक है, ये मतलब लैग क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन है। ठीक है, सिमिलरली बैकवर्ड करंट निकालते हैं, तो बैकवर्ड करंट भी हमें कुछ ऐसा मिलता है। अब बैकवर्ड टॉर्क, फॉरवर्ड टॉर्क भी था, तो पावर अपॉन ω/SM तुम्हारा टॉर्क देता है। ठीक है, पावर का मतलब पावर कैसे निकलेगा? तो I² × R। ठीक है, तो यहाँ देखो I² × R। ठीक है, R का वैल्यू डाल दिए और 1/ω/SM ये तुम्हारा यहाँ से आ गया। ठीक है, देखो टॉर्क जो होता है ना वो लीनियर चीज़ होता है, तो और ये रोटेशनल चीज़ है करंट, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ω/SM से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, टॉर्क तो भाई ऐसे ही ना मारते हैं हम लोग, कहीं भी लगता है टॉर्क तो एक इंस्टेंट पे आगे की ओर ही लगता है, गोलाकार में तो उसको कन्वर्ट किया जाता है। दोनों टॉर्क हमें मिल गया। ठीक है, अब दोनों टॉर्क को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या सीन होगा? देखो स्टार्टिंग के टाइम पे SF = 1 होगा, रोटेशन 0 है तो फॉरवर्ड स्लिप = 1, और फॉरवर्ड स्लिप के अकॉर्डिंग बैकवर्ड स्लिप का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे पुट करो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू जब तुम यहाँ पे डाल दोगे स्लिप का, तो तुम्हें जो स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा वो इक्वल मिलेगा। कहने का मतलब जब मशीन स्टार्ट हो रहा है उस समय फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क इक्वल मैग्नीट्यूड का है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है, जिसके कारण रोटर स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, नेट टॉर्क कितना हो गया? 0। कहने का मतलब रोटर पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। ठीक ना, तो ये बेसिकली डेरिवेशन था ये प्रूव करने के लिए कि सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ कॉपी में। कॉपी में अब देखो स्लिप का वैल्यू जब चेंज हो रहा है
तब कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। बेसिकली अभी हम लोग ये देख लिए कि मतलब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, इसका डेरिवेशन देखे, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि प्राइम मूवर से जब रोटेट करा है उस समय क्या सिनेरियो चेंज किया, क्या टॉर्क चेंज किया, फॉरवर्ड टॉर्क और रिवर्स टॉर्क कैसे लग रहा था, स्लिप क्या क्या चेंज किया, अब वो पढ़ना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में।